एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसके प्रोडक्ट या तो आपने बचपन में यूज़ किए होंगे या फिर आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं वो फिलहाल यूज़ कर रहे होंगे। और इस कंपनी का नाम है डॉम्स, जो पिछले 10 सालों से कंपाउंडेड सालाना 20% से बढ़ रही है। जहां पर बातें होती है कि पेपर का इस्तेमाल इस डिजिटल वर्ल्ड में कम होते जा रहा है। साथ ही इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण कई सारे लोग पेपर को अवॉइड भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कंपनी इतनी तेजी से इस इंडस्ट्री में क्यों ग्रो कर पा रही है, जबकि खुद ये इंडस्ट्री उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है? और इन्हीं सारी चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए आज का ये वीडियो हमने बनाया है, जिसके बाद आपको ये आईपीओ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इस कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो भी बड़े आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 1200 करोड़ का ये आईपीओ है जो 3 दिनों के लिए खुला रहेगा, 13, 14 और 15 दिसंबर। 1970 के दशक में यानी 1970s में गुजरात में एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें जो कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता था उसे सरकार 500 रुपये प्रति महीना देने लगी। अब आज के 500 रुपये देखेंगे तो उससे तो बिल्कुल ही बिजनेस शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन 1970s में जो 500 रुपये की वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी। और वही 500 रुपये आप 2-3 महीने इकट्ठा करते तो उससे एक छोटा मोटा बिजनेस जरूर शुरू किया जा सकता था। और इसी चीज़ को देखकर रसिकलाल अमृतलाल रवेशिया और मनसुखलाल जमनादास रजानी, इन दोनों ने मिलकर आरआर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी की शुरुआत की। और फिर इन्हीं पैसों से इन्होंने गुजरात के उम्बर गांव में एक पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाल दिया, जहां से वो पेंसिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें बेचते थे। तो शुरुआत के जो 20 साल थे उसमें कंपनी का कोई खास ब्रांड नहीं था। ये वाइट लेबलिंग का काम करते थे, यानी पेंसिल्स बनाओ और बाकी कंपनी को बेचो, और फिर बाकी कंपनीज फिर उस पर अपना नाम डालती थी और फिर अपने नाम से उसे बेचते थे। तो इस तरह का बिजनेस उन्होंने शुरुआत के कुछ सालों में सक्सेसफुली किया। लेकिन जैसे ही साल 2000-2001 आया, वैसे ही रसिकलाल रवेशिया को ये महसूस हुआ कि हमारा भी खुद का एक ब्रांड होना चाहिए, जिससे हम डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स तक बेच सके। क्योंकि हम प्रोडक्ट पूरी तरह से खुद बना रहे हैं, उसे खुद ही बेच रहे हैं, तो कम कॉस्ट में लोगों को मिलेगा और हमें भी बेटर मार्जिन्स मिलेगी। और इसी फोकस के साथ उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पर शुरुआत की। लेकिन इसी दौरान साल 2002 में एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई और उसके बाद जो बिजनेस की बागडोर है वो उनके बेटे संभालने लगे। हालांकि आज रवेशिया और रजानी फैमिली के 15 मेंबर्स इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन रसिकलाल रवेशिया के जो बेटे हैं संतोष रवेशिया, उनका बिजनेस में बहुत अहम रोल रहा है। और फिर उन्होंने साल 2005 में डॉम्स ये ब्रांड लॉन्च किया। अब शुरुआत में इन्होंने ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि अब तक आप वाइट लेबलिंग का काम कर रहे थे, अब अचानक अपना ब्रांड लेकर आए हो, तो इसमें मेन चैलेंज ये था कि कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करें। तो संतोष रवेशिया ने 3 प्रोडक्ट शुरुआत में लॉन्च किए, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। और इसमें भी उन्होंने सबसे पहले एक स्टेट को टारगेट किया। कौन सा? कर्नाटका। अब कर्नाटका क्यों? तो उनके पिताजी को ऐसे लगता था कि सबसे चैलेंजिंग मार्केट हमारी फील्ड में अगर कोई है तो वो है कर्नाटका का, और अगर हम उसे क्रैक करेंगे तो हम पूरे इंडिया को क्रैक कर सकते हैं। और इसी थिंकिंग से उन्होंने शुरुआत में ये तीनों प्रोडक्ट्स कर्नाटका में लॉन्च किए और इंटरेस्टिंगली उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब कर्नाटका मार्केट क्रैक करने के बाद कंपनी के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि ओवरऑल इंडिया में कैसे एक्सपांड करें। और इस चीज़ को क्रैक करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें की। पहली तो ये थी कि सबसे पहले उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी कंपनी एक छोटी कंपनी है, हमारे पास इतना बड़ा बजट तो नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी एड्स चलाएं या फिर मार्केटिंग करें, तो हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने पहली चीज़ क्या की कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। जैसे कि हम टाटा ग्रुप के बारे में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अगर हम देखें तो पावर भी टाटा ग्रुप की कंपनीज प्रोवाइड करती है, बैटरी भी वही बनाती है, चेसिस वगैरह डिज़ाइन वो वही करते हैं, और कार की मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा ग्रुप की कोई एक कंपनी करती है। तो इसी तरह यहाँ पर डॉम्स ने क्या किया कि अगर पेंसिल है तो वुड भी हमारा, लीड भी हमारी, अगर पेन है तो उसकी नीब भी हमारी, उसकी इंक भी हमारी, और उसकी जो कोटिंग है वो भी हमारी। तो ओवरऑल सारी चीज़ें वो इन हाउस बनाने लगे कि कोई भी चीज़ हम आउटसोर्स नहीं करेंगे या बाहर वालों से नहीं लेंगे। इससे होगा ये कि मार्जिन हमारी और बढ़ जाएगी और कम कॉस्ट में हम प्रोडक्ट सामने वाले को दे पाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं थे तो क्या करें, तो इन्होंने बहुत बड़ी सेल्स टीम बनाई और इससे उन्होंने लगभग छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर एक जगह पर, हर एक स्टेशनरी शॉप में हमारे प्रोडक्ट्स पहुंच पाए, इस तरह का कुछ काम किया। अब संतोष रवेशिया इस पर कहते हैं कि ये उस टाइम बहुत ऑड चीज़ थी, बाकी लोग हमें पागल समझ रहे थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करना उस टाइम उतना आम नहीं था जितना कि आज है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सेल्स पर फोकस करते हैं, और वो उनका काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। और इन दोनों चीज़ों के चलते जब उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था, मार्जिन्स बेटर हो रही थी, इसी बीच कंपनी की नज़र अब सिर्फ इंडिया पर नहीं थी, अब वो चाहते थे कि हम इंडिया के बाहर भी ग्रो करें। और यहाँ पर उन्हें चाहिए था कोई ऐसा पार्टनर जो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है
और वो अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखी फिला में, जो भी ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़े स्केल में अपना स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं। उनके साथ पार्टनरशिप करने के बाद फिर कंपनी ने धीरे धीरे श्रीलंका, बांग्लादेश और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूएई वगैरह वहाँ पर भी अपना एक्सपांशन शुरू किया और आज कंपनी का 21% बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। फिला के साथ पार्टनरशिप करके कंपनी काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर फिला ने साल 2015 में कंपनी में अपना जो स्टेक है वो 51% तक बढ़ाया। अभी भी एक सवाल आपके दिमाग में रहेगा कि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है ये सिर्फ 2.8% से बढ़ रही है कंपाउंडेड सालाना, लेकिन इसके बावजूद भी डॉम्स जो है वो कंपाउंडेड सालाना 20% से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि ये जो इंडस्ट्री है ये पर्टिकुलरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली है पेपर स्टेशनरी, दूसरी है नॉन पेपर स्टेशनरी। इसमें जो पेपर स्टेशनरी वाला पार्ट है उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही है। अब ये जो नॉन पेपर सेगमेंट है वो 14% से ग्रो कर रही है कंपाउंडेड सालाना, और इसी सेगमेंट में डॉम्स काम करता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जो प्लेयर्स सिर्फ नॉन पेपर में काम करते हैं वो सारे तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। कैमलिन जो कि डॉम्स का बहुत बड़ा कंपटीटर है, उसकी अगर सालाना ग्रोथ देखें हम तो सिर्फ 6% की है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमलिन हालांकि नॉन पेपर में ज़रूर काम कर रहा है, लेकिन उनका 80% रेवेन्यू सिर्फ एक सब सेगमेंट से आता है, जो कि है कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स। लेकिन अगर हम डॉम्स की बात करें तो डॉम्स बहुत डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। उनका अराउंड 34% रेवेन्यू पेन, पेंसिल, शार्पनर, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से आता है, और उसके बाद फिर कलर पेंसिल, आर्ट मटेरियल, इन चीज़ों का नंबर आता है। तो यानी कि डाइवर्सिफिकेशन में ये काफ़ी बेटर कर रहे हैं। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इनकी जो कॉस्टिंग है वो कम है, इसलिए इनकी मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो जहाँ पर कैमलिन की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 3% के करीब आ रही है, वही डॉम्स की बात करें तो अराउंड 8.5% की नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी आ रही है। अब देखिए इस पूरी इंडस्ट्री को 4 फैमिलीज डोमिनेट करती है: महाराष्ट्र पेंसिल्स, हिंदुस्तान पेंसिल्स, कैमलिन और डॉम्स। लेकिन इन चारों में जिसके फाइनेंशियल सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है डॉम्स। अब डॉम्स की अगर पिछले कुछ सालों की ग्रोथ देखें तो वो कंपाउंडेड सालाना 70% से बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी की ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। तो ऐसे में ये पता करते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, किस चीज़ पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में तो कंपनी ने पेंसिल्स और बाकी चीज़ों के डिज़ाइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। वो शार्पनर की डिज़ाइन हो, इरेजर की हो, बाकी चीज़ों की हो, उनका सेंट हो, स्मेल हो, कौन सा पसंद आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इन चीज़ों पर कंपनी बहुत बारीकी से काम करती है। और इसी चीज़ ने कंपनी को एक कंपटीटिव एडवांटेज दिया है कि अगर आपके साथ वाले डॉम्स की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिखने में बेटर है तो बाकी लोग भी वही चीज़ की डिमांड करते हैं, और इसी तरह से कंपनी का बिजनेस आ रहा है। लेकिन ये जो फैशन वाला ट्रेंड है फिलहाल जिस पर कंपनी कैपिटलाइज कर रही है, ये कब तक चलेगा इस पर कहना मुश्किल है। लेकिन कंपनी ने इसके लिए अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग बनाई है। ये ड्राइंग करने वाले वीडियोस और बाकी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, जहाँ पर इन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर सब्सक्राइबर मिले, रेगुलर व्यूअरशिप भी उनको वहाँ पर मिलती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर बच्चे देखने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट की डिमांड करते अपने पेरेंट्स से, और फिर अगेन कंपनी को रेवेन्यू में उसका बेनिफिट मिलता है। तो अब तक अगर बात करें तो डॉम्स ने खुद को फाइनेंशियली और प्रोडक्ट वाइज बहुत बेटर पोजीशन पर रखा है, और इस पर अब कब तक रखे रहेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है कि कंपनी R&D पर बहुत फोकस करती है, जबकि बाकी प्लेयर्स का जो फोकस है वो R&D पर थोड़ा कम रहता है, और यही चीज़ कंपनी को बेटर मार्केट कैप्चर करने में मदद कर रही है, जहां पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी कंपटीटर्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जैसे पेंसिल बना रही लोकल कंपनीज है, शार्पनर बना रही लोकल कंपनीज है, इनसे कंपनी धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जो सिर्फ रूरल इंडिया पर फोकस्ड है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, महंगे हैं, मे बी अपर मिडिल क्लास और रिच लोग ही अफोर्ड कर पाए, तो ये सेगमेंटेशन भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, जिसका बेनिफिट कंपनी के फाइनेंशियल्स में अब क्लियरली नजर आ रहा है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो पी रेशो निकल कर आ रहा है इस करंट वैल्यूएशन पर वो है 43 का, और उसका जो कंपटीटर है कैमलिन का उसका पी रेशो 39 का है। तो अभी जो करंट ग्रोथ चल रही है उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन फेयर लग रहा है, लेकिन चीज़ें डिपेंड करती कि इस तरह की ग्रोथ कब तक चलती रहेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि 70% की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तक सालों तक इनकी चलती रहेगी। या आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 15 to 20% की भी सेटल हो जाएगी। और तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट तो मैं नहीं कहूँगा करंट वैल्यूएशन पर, लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो तो फंडामेंटल्स कुछ बुरे नहीं है, अच्छे फंडामेंटल्स है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही देखनी पड़ेगी कि पहले 2 दिनों में कंपनी को किस तरह का सब्सक्रिप्शन मिलता है। पहले 2 दिनों में अगर कंपनी को 8 गुना या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है तो स्टैटिस्टिकली कंपनी के पास बेटर चांसेस है अच्छा लिस्टिंग गेन देने के। तो ओवरऑल ये पूरा पिक्चर पहले 2 दिन के सब्सक्रिप्शन पर देखने मिलेगा, शायद पहले दिन ही आपको आइडिया आ जाएगी उसका। और अगर आप पूछेंगे कि सब्सक्रिप्शन किस तरह का आ सकता है तो सब्सक्रिप्शन बेटर आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 50% का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं,
पहले 2 दिनों में यू कैन सी कितना सब्सक्रिप्शन आता है और फिर उसके हिसाब से आप तीसरे दिन डिसाइड कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए आपको जाना चाहिए या फिर नहीं। अभी रिसेंट कुछ आईपीओ से हम देख रहे हैं कि आईपीओ में इतना सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि आईपीओ मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, जहां पर वो अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलकर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे दी गई लिंक पर अकाउंट ओपन करने से आप फाइनेंस क्लब के मेंबर भी बन जाएंगे, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हज़ारों स्मार्ट इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करने की, उनसे चीज़ें सीखने की, और मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है, बीट आईपीओ या फिर स्टॉक मार्केट, उसमें जो भी चीज़ें चल रही है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ खास तो मिल नहीं रहा है, और कुछ क्वार्टर्स तक अगर आप बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिलहाल कंपनी अपनी यूनिक लुक, डिज़ाइंस, इनके बेसिस पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप कंपनी का रिजल्ट देख के कंपनी को और बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और कंपनी कितने सस्टेनेबली ग्रो कर सकती है ये भी देख सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी कोई कंपनी आईपीओ के करीब अचानक से बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है तो वो भी एक थोड़ा एक डाउट का इशू तो रहता है, इसलिए कुछ और क्वार्टर्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिटेल्ड आईपीओ रिव्यूज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर हम आपको जेन्युइन और बड़ी क्लैरिटी से और डेप्थ में हर एक आईपीओ का रिव्यू बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।